हिंदुत्व को लेकर ही देश में घमासान शुरू हो गया है। अगर कोई हिंदू खुद से ही पूछे कि आखिर मैं हिंदू क्यों हूं, तो ये बात और गंभीर हो जाती है। साहित्य की दुनिया में भी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई गई है। कहा जा रहा है कि हिंदुत्व देश के लिए खतरा है। हिंदुत्व देश के टुकड़े कराने वाली विचारधारा है। कुछ ऐसे ही विवादास्पद बयानों और सवालों के बीच जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज समापन हुआ। कांग्रेसी नेता और लेखक शशि थरूर ने तो इस मुद्दे पर वाई आई एम अ हिंदू बुक लिख दी। उनकी इस बुक में हिंदू और सनातन धर्म को सबसे महान धर्म कहा गया, लेकिन देश की मौजूदा राजनीति के समानांतर चल रहे हिंदुत्व को देश के लिए टुकड़े करने वाला बताया गया है। रविवार को जानी मानी लेखिका नयनतारा सहगल ने भी हिंदुत्व को महान धर्म बताया, लेकिन हिंदुत्व देश को बांटने वाली सोच है, ये भी कह दिया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हिंदुत्व को लेकर सोमवार को जमकर हॉट टॉक हुई। लेखक पवन वर्मा ने कहा कि हिंदू अति प्राचीन और महान धर्म है, लेकिन मौजूदा राजनीति में हिंदुत्व को लेकर समस्या हो रही है। इसका जवाब देते हुए भाजपा नेता और राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष ज्योति किरण ने कहा कि आप हिंदुत्व को लेकर ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक विचार है जो सालों से चला आ रहा है। ज्योति किरण ने यह भी कहा कि हिंदुत्व लोकतंत्र की अहम विचारधारा है। Well, look, I mean, the thing is that often people don't have much clarity, and when people are aggressively promoting certain Hindutva ideas and making you feel that these are Hindu ideas, for many people perhaps they don't have the frame of reference to draw a distinction between one and the other. That's one of the dangerous things about the term Hindutva, because it seems to appropriate Hinduism for itself. The question I ask them is, what is Hinduism? What do you understand by Hinduism? Because Hinduism is the Hinduism preached by Swami Vivekananda. It certainly does not permit you. इस मौके पर मौजूद पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि जब हम सरकार में थे तब भी हमसे ही सवाल किया जाता था, लेकिन आज जब हम विपक्ष में हैं तो भी हमारी ही जवाबदेही क्यों? सचिन पायलट ने करणी सेना की ओर से उग्र प्रदर्शन को गलत बताया। इस मौके पर मौजूद आम श्रोताओं ने करणी सेना को कायर सेना कहा, लेकिन आज हिंदू धर्म से परे हिंदुत्व की एक नई विचारधारा पनपी है। कई राजनीति के जानकार और साहित्यकार इसे भविष्य के लिए खतरा और खतरनाक बता रहे हैं। अब बहस के बीच सजग राजनीति का होना या आम हिंदुस्तानी को यह सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। आपने देखा आज के मुद्दे का मजमून। हम बात करेंगे दो ऐसे मुद्दे। पहले बात कर रहे हैं हम लिटरेचर फेस्टिवल जो समापन हो गया, लेकिन सबसे बड़ा एक कुछ हमेशा लिटरेचर फेस्टिवल की खास बात रही है, कुछ ना कुछ एक विवाद का विषय जरूर रहता है। अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ यहां खुल करके यह भी कहा गया है कि हिंदू धर्म महान धर्म है, लेकिन हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। शशि थरूर ने भी ये बात कही है, पवन वर्मा और सचिन पायलट का जब सेशन हो रहा था पवन वर्मा ने भी बात कही है, नयनतारा सहगल जो लेखिका हैं उन्होंने भी ये बात कही है। आखिर ये बात क्यों निकल करके सामने आ रही है कि वर्तमान सरकार को सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, और लेकिन हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो देश को बांटने वाला मुद्दा है। ऐसा क्यों लगता है लेखकों को, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उनको? कुछ लोगों का तर्क है कि हमारा देश संविधान से चलता है, किसी विचारधारा से नहीं, हमें उसी ओर इंगित करना चाहिए। और लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ी जो खूबसूरती होती है वो अपने एक जो संविधान या उनका अपना जो भी देश को चलाने वाला जो सिस्टम है उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए। हमें किसी जाति धर्म के बंधन में नहीं बनना चाहिए। चलिए, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मनोज मुदगल साहब जो कांग्रेस के नेता और अमित गोयल साहब जो भाजपा नेता हैं। आपका स्वागत है। मनोज जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, शशि थरूर ने भी बात कही और सचिन पायलट की मौजूदगी में भी ये बात चली, हिंदुत्व का मुद्दा देश के लिए खतरनाक है। ऐसा क्यों लगता है कि देश के लिए हिंदुत्व का मुद्दा खतरनाक है? देखिए, हिंदू धर्म अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। हम भी हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म की परिभाषा पिछले 4 वर्षों में, ये भाजपा सरकार जब से आई, इनके जो घटक दल है, इनके सहयोगी दल कह दें, वो लोग इसकी परिभाषा को बदल बदल के रूप से ला रहे हैं। चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे जनसंघ हो,
ये लोग इनकी हिंदुत्व की परिभाषा में कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये देखिए ये एक देश एक संविधान बन चुका है। अब इसके संविधान में हम लोग बदलाव भी करेंगे तो बहुत हिंदुत्व के नाम पे नहीं कर सकते, हम राष्ट्र के हित में कर सकते हैं। लेकिन बार बार बीजेपी और बीजेपी के घटक दल पिछले 4 वर्षों में हिंदुत्व के मुद्दे को बार बार राजनीतिकरण कर रहे हैं, और वो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। चाहे वो गो हत्या का मामला हो, कानून के विरुद्ध अगर कोई भी काम करता है, किसी भी धर्म का आदमी काम करता है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस बात को मानते हैं। चलिए अमित जी, आज जब समापन जब हो रहा था उससे ठीक पहले जो सेशन थे उसमें भी समापन के एक दिन पहले भी शशि थरूर ने बात कही है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा उठाया जाता है लगातार, जिसे बुलाने की कोशिश की जाती है, वोट के लिए पोलराइज करने का प्रयास किया जाता है, ये देश के लिए खतरनाक है, विभाजन करने वाला है। तो सवाल सरकार के सिस्टम पे खड़ा किया जा रहा है। हिंदू धर्म की तारीफ की जा रही है, हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, हम हिंदू है, हमें गर्व है इस बात का, लेकिन एक हिंदुत्व के नाम पे एक अलग आइडियोलॉजी पनपाना, ये सीधा सीधा आरोप पे वर्तमान सरकार, उनके नुमाइंदों पर, या दबी जुबान में कहें जो इनडायरेक्टली शो कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस आइडियोलॉजी पे एक सीधा सीधा एक बयान कहा जा सकता है शशि थरूर का या जो भी लेखक हैं दूसरे, वो कि हिंदुत्व का जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो केवल महज एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, शशि थरूर जी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा हिंदू धर्म बहुत श्रेष्ठ धर्म है, फिर उन्होंने कहा कि हिंदुत्व देश के लिए ठीक नहीं है। मैं पहले उनकी जो पहला बयान है उसके लिए तो मैं कहूंगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, या देर आए दुरुस्त आए। ये युवा कांग्रेस पार्टी है जिसने सबसे पहले पूरे देश में और पूरे संसार की, विश्व की बात की जाए तो हमेशा एक ही बात आती थी, कोई भी टेररिस्ट आतंकवादी पकड़ा जाता था तो वो करीब करीब मुस्लिम ही होता था। तो ऑल द मुस्लिम आर नॉट टेररिस्ट, मगर जो पकड़े जा रहे थे वो कहीं ना कहीं मुसलमान ही थे। पहली बार इस कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के चलते हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया, भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। दूसरी बात, जिस तरह से देश के अंदर 2014 का आम चुनाव हुआ और उसके बाद लगातार कांग्रेस पराजय झेल रही है, कांग्रेस के ऊपर एक सिंबल लग गया पूरे देश के अंदर कि कांग्रेस हमेशा ऐसे लोगों का समर्थन करती आई है जो देश को बांटने की बात कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का मामला हो चाहे जेएनयू का मामला हो। तो कांग्रेस को समझ में आ गया कि तुष्टीकरण नीति अब चलेगी नहीं, हमको हिंदुत्व की ओर जाना होगा, क्योंकि देश की जनता जवाब मांग रही है, कांग्रेस को पहचान चुकी है, इनका चाल चेहरा चित्र सामने आ गया। मैं कह रहा हूं कि आपने जो कहा कि कांग्रेस समझ चुके, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पे तो सवाल खड़े कर रहे हैं ये लोग। हालांकि शशि थरूर इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहते हैं, वो उनका अपने एक इंडिविजुअल भी बात हो सकती है, लेकिन और भी जो लेखक हैं जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, उनका भी साफ कहना है कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म को खारिज नहीं कर रहे हैं, वो बात हिंदुत्व की कर रहे हैं। और आप जिस बात कर रहे हैं कि तुष्टीकरण की जो बात की जा रही है, अगर ये होता तो हिंदुत्व को खारिज क्यों करते शशि थरूर? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि तुष्टीकरण के चलते आज तक कभी कुछ स्वीकार ही नहीं किया गया। पहली बार जब जनता ने उनको आईना दिखाया और लगातार की पराजय के बाद उन्होंने कहना शुरू किया हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, वरना हिंदू आतंकवाद शब्द किसने दिया? ये कांग्रेस की देन है। दूसरी बात, हिंदुत्व से किसको परेशानी है? हिंदुत्व क्या है? क्या पता है हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक संस्कृति है। नर में नारायण मानते हैं, कंकर को शंकर मानते हैं, नदी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पत्ते को पूजा करते हैं। इंसान में क्या, जानवर में भगवान देखने का प्रयास करता है, वो है हिंदुत्व। तो हिंदुत्व से किसको परेशानी है? मुझे बताइए, हिंदुत्व के अंदर उनको किस बात से प्रॉब्लम है, ये मुझे बतानी चाहिए। और रही बात दूसरे अवार्ड, दूसरे लोगों की आपने बात की, नयनतारा सहगल अवार्ड वापसी गैंग की प्रमुख मुखिया थी, सबसे पहले अवार्ड उन्होंने वापस किया था। तो ये लोग जो कांग्रेस के तलवे चाटकर अवार्ड प्राप्त किए लोग है ना, इन लोगों ने इस तरह के प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। मैं एक बात जानना चाहूंगा अमित जी आपसे कि तलवे चाट के अवार्ड लिए जाते हैं? देखिए, आपको बता दूं बात, मैं दूंगा इसका। देश में चुनाव थे, बिहार का चुनाव था, इंटॉलरेंस के नाम पर अवार्ड वापसी के लिए बहुत से लोग सक्रिय हो गए। बिहार का चुनाव खत्म हुआ, वो लोग कहां चले गए? उसके बाद आवाज क्यों नहीं आई? मान लीजिए डॉक्टर नारंग की हत्या हुई, आवाज क्यों नहीं आई? चंदन गुप्ता की हत्या हुई, आवाज क्यों नहीं आई? सिर्फ बिहार के चुनाव के समय देश को बदनाम करने का षड्यंत्र था। लोग कह रहे थे कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे, कोई नहीं गया। चुनाव खत्म, एजेंडा खत्म। तो ये सब कांग्रेस के द्वारा अवार्ड प्राप्त किए लोग थे, जिन्होंने एक एजेंडे के तहत देश को बदनाम किया, भारत को बदनाम किया, राष्ट्रीयता को बदनाम किया और बीजेपी को बदनाम किया। तो ये लोग, वो लोग, एक बात कहना चाहूंगा अमित जी, ये बात सही है कि राजनीतिक दल ही अगर सवाल खड़े करने शुरू करेंगे कि अभी आज कांग्रेस शुरू करेगी कि पद्मश्री या पद्म विभूषण जिन लोगों को मिल रहा है वो सब लोग लिफ्टिंग करके या कहीं बटरिंग करके और वो लोग ले रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि अनुपम खेर ने
पद्मश्री के लिए बड़े ही उल्टे सीधे कमेंट्स किए थे, और जब उनको मिला तो बड़े गौरवान्वित महसूस हुए जब बीजेपी के शासन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पद्मश्री या पद्म विभूषण अगर इस तरह की बातें उठना शुरू होंगे तो मुझे लगता है कि उस गौरव में जो अवार्ड है उस पर एक कलंकित करने वाले शब्द हम लोग उस पे एक धब्बे के रूप में देखना शुरू कर देंगे। नहीं, मतलब उनके बाद मैं इसका जवाब दे रहा हूं। अरे सर, जो अनुपम खेर साहब जिन्होंने पद्मश्री को लेकर के कमेंट किए, देश में सर्वोच्च रूप से अगर किसी का सम्मान किया जाता है, न्यायपालिका का सम्मान किया जाता है जी। अभिषेक मनु सिंह का वीडियो आया था, क्या वीडियो था उसमें, किस तरह से हाईकोर्ट जज बनाने की बात चल रही थी। कांग्रेस ने देश में 50 साल में यही किया है। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टिकरण किया है, जो लोग कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया। अब हिंदुत्व का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, क्यों लग रहा है आपको ऐसा, क्या वजह क्या हो सकती है? ये कांग्रेस को बताना चाहिए। मैं कह रहा हूं ऐसा धर्म जो नर में नारायण देख रहा है, कंकर में शंकर देख रहा है, अरे वो तो सब देखे जा रहे हैं, तो मैं तो पूछना चाह रहा हूं, ये बताएं कि हिंदुत्व से इनका प्रॉब्लम क्या है, हिंदुत्व के किस बात से प्रॉब्लम है, तो मुद्दा बताएं। चलिए बता दीजिए आप लोग, ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो लग रहा है एक आइडियोलॉजी को लेकर के, क्यों ऐसा लग क्यों रहा है आपको? देखिए योगेंद्र जी, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये पूरी राजनीति से प्रेरित है। ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे देश में कोई दूसरा धर्म। आप बताइए ना, बात कहने दीजिए। आप बताइए हिंदू से परेशानी क्या है, बोला नहीं आपने, बहुत हिंदुत्व नहीं है, देखिए आप गलत कर रहे हैं, आप गलत है, क्या परेशानी है? हिंदुत्व से कोई परेशानी नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। मेरी बात का आप गलत बात अर्थ मत निकालिए। हिंदुत्व से किसी को परेशानी नहीं है, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट कोई बीजेपी देने वाली नहीं है। एक पहली बात मैं आपको बता दूं, ये आपसे सर्टिफिकेट की हमको कोई जरूरत नहीं है। हम हिंदू है, कर्म से, धर्म से, सब तरह, संस्कृति से, हर तरह से हिंदू है। प्रॉब्लम दूसरी बात यह है कि आप बार बार हिंदू तुष्टिकरण, ये देखिए 36 कौम 37 कौम का देश है, हर धर्म का, जाति धर्म का, मजहब का लोग यहाँ रहता है। ये देश धर्म प्यार मजहब से चला है, ये हिंदुत्व की भावना से नहीं चला। इस देश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान हुआ है। प्रॉब्लम यही है, वो राष्ट्रपति थे, चाहे प्रधानमंत्री थे, चाहे कहीं भी थे। भाई प्रॉब्लम यही आ रही है। मेरी बात को सुनेंगे, प्लीज एक मिनट, आप बात को आपका मौका है तब आप बोलिएगा। आप बार बार एक ही बात की, आप किसी जाति धर्म का विरोध नहीं करिए। आप ये कहिए कि सब जाति धर्म के मजहब के लोग, आप देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, कोई पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। उनको ये बात तो आप सोचनी पड़ेगी, समझिए ना। नागरिक है, हिंदुत्व का पता नहीं है आप सिर्फ, मगर मैं हिंदू देश के नागरिक है, वो नागरिक आपको हिंदुत्व को समझना पड़ेगा। हिंदुत्व क्या हम समझे हुए हैं, हिंदू एक संस्कृति है। सारा हिंदुत्व हो गया है, हिंदू एक संस्कृति है, 70 धर्म संभाव, धर्म मजहब रही है। सुनिए, ये सर्वधर्म रहे हैं, सर्वधर्म सम्मान भाजपा के लोगों ने फैलाई है। मुदगल जी आपके ऊपर ये सीधा आरोप है मुदगल जी, आप आज तक 70 साल में क्या इस देश नहीं चला? ये बताइए धर्म मजहब इकट्ठे नहीं रहे, क्या प्रॉब्लम है? हर धर्म में, अरे हिंदुत्व में क्या प्रॉब्लम है बताइए आप मेरे को। मुस्लिम हिंदू का धर्म आप देखिए पूरा तो। अरे भैया हिंदुत्व से क्या प्रॉब्लम है? आपके सेनापति, अरे भाई हिंदुत्व से क्या प्रॉब्लम है? आपके कहने से देश संस्कृति चलिए। हिंदुत्व को आप समझिए ना, देश की संस्कृति हमेशा भावनाओं में मत बांटिए, जातियों में मत बांटिए। देखिए मनोज जी, आप मजहब में मत बांटिए, देश को समझिए। हिंदुत्व ऐसी चीज है जो सबको समेटने की शक्ति रखती है। हिंदुत्व सागर है, हिंदुत्व कौन कह रहे खो देती है, हिंदुत्व नहीं है, लेकिन आप भगवाकरण करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, आपको प्रॉब्लम हर चीज हम कोई नहीं करना चाहते हैं आपको। आप देश में हर धर्म का मजहब कीजिए। हिंदुओं का भगवान से क्या प्रॉब्लम है? हिंदू रहेगा, हिंदुओं को कोई कुछ नहीं कह सकता। अरे बार बार हिंदुत्व के नाम पे अपनी प्रॉब्लम क्या समझाइए ना, आप रोटियां सेकना बंद कीजिए। चले, मैं एक सवाल करना चाहूंगा अमित जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जो विचार वहां निकल करके आ रहे थे आइडियोलॉजी को लेकर के, हिंदुत्व का, हिंदू और हिंदुत्व दो बातें निकल करके आते हैं। हिंदू धर्म में हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी को लेकर के हम जा रहे हैं, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में भी हम उससे, जैसे कि अब राष्ट्रभक्त की बात की जाती है, कई बार पिछले कुछ सालों से सुन रहे हैं, राष्ट्रभक्ति की डेफिनेशन को भी थोड़ा सा डिवाइड, अलग दिशा में ले जाया जा रहा है कि राष्ट्रभक्त इस कैटेगरी का होगा तो होगा, इस कैटेगरी का होगा तो नहीं होगा, ये जो कहेगा वो राष्ट्रभक्त नहीं है और वो जो कहेगा वो राष्ट्रभक्त है। तो थोड़ा सा हिंदुत्व को लेकर के भी जो जिक्र किया जा रहा है वो कई बार इस तरह का आता है कि केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसकी आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़े हुए हैं, केवल बस वो अगर कहते हैं उस टाइप की चीजों को, जो वहां पे नयन तारा सहगल का जो कहना था, आपके चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अब विचारों की जो अभिव्यक्ति सामने आ रही थी और
मिस्टर जो वर्मा है, पवन वर्मा, उनका कहना था कि केवल ये थोपावा नहीं होना चाहिए, फ्रीडम है किसी की, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी धर्म अपनाए, किसी भी तरह से अपने कोई देश के साथ अहित नहीं होना चाहिए, बाकी तो अपने एक फ्रीडम है, ये हमें संविधानीय राइट देता है। ये एक बहस का जो मुद्दा निकल करके आ रहा था साथ वहां पे, जिसके अंदर ज्योति किरण जी भी मौजूद थी, उसी सेशन की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, योगेंद्र जी, 500-550 साल का इतिहास देखिए आप मुझे एक बार बताइए, कितने मस्जिद, कितने चर्च ऐसे हैं जिसको हिंदुओं ने तोड़ा? पाकिस्तान की बात करें आप, बांग्लादेश की बात करें आप, हिंदुस्तान की बात करें, करीब 50 करोड़ मुसलमान रहते हैं। उन 50 करोड़ में से मेरी गारंटी है 99% मुसलमान वो हैं जिनके पूर्वज कभी ना कभी हिंदू थे। उनका धर्मांतरण क्यों हुआ? हिंदू संस्कृति एक विशाल संस्कृति रही है, उदारवादी संस्कृति रही है। हमने जो आया उसको अपनाया, लेकिन जैसी भावना हमारी रही वैसी और धर्मों में नहीं है। उन्होंने हम पर जुल्म किए, अत्याचार किए, हिंसा की, हिंसा करके धर्म परिवर्तन कराया गया। आज तक हिंदू सब सहता आया है, पहली बार हिंदू एकजुट हुआ है, इसके बारे में चर्चा करने लगा है। आप मुझे बता दीजिए कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जिनको हिंदू ने तोड़ा? बता दीजिए मुझे, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। आप कितने चर्च ऐसे जिन्हें हिंदू ने तोड़ा? नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा आपको। तो आप मुझे बताइए कि जो 500 साल के से हिंदू के साथ में गलत काम होता आ रहा है, तो क्या अब भी वह होता रहे? जी, क्या कांग्रेस यही चाहती है? नहीं, कांग्रेस नहीं चाहती। और बताइए एक बार प्लीज, दूसरी बात, हिंदू आपका कहना ही गलत है, आप अपने में बात कीजिए। आपने शशि थरूर की बात करी, आपने शशि थरूर की नहीं बात की, दूसरी बात और सुनिए आप क्वेश्चन पे आप सुनिए। आप आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप 370 धारा खत्म कर दीजिए कश्मीर में। लगाई 4 साल तक आप चुप बैठे रहे, आज आपकी सत्ता जाने वाली है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कश्मीर का जवाब देता हूँ, आप कश्मीर पे आइए, मैं आपको 370 धारा कश्मीर का भी आपको जवाब देता हूँ। मुझे बताइए आप कि कश्मीरी पंडित, आप 370 धारा खत्म कीजिए। कश्मीर था, आपने चर्चा, वो कश्मीर से बाहर क्यों है? 50 साल आपका शासन था, 4 साल में 50 साल में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे बताइए 50 साल के शासन में बाहर क्यों है आपके? आप आज आप अंदर हिंदुत्व की बात 4 साल में आप राहुल गांधी के घर भेज दें उनको। आप 4 साल के 370 धारा पे चुप क्यों? मैं कह रहा हूँ मैनिफेस्टो में 370 धारा 370 भी हटेगी, 370 बनेगा और चुनाव आएंगे जो आएगा। मेरी बात मेजोरिटी है, फिर कॉमन सिविल कोड भी आएगा, राम मंदिर बनेगा, 370 भी हटेगी। मत कीजिए, ये तोड़ने का जो काम किया ना, ये भाषणबाजी करेगी। ये भाजपा के नेता भाषणबाजी बहुत करते हैं, ये भाषणबाजी में हीरो। 370 किसने लगाई थी? आप 370 हटा दीजिए। हटाएंगे ना? हटाएंगे, कहने से नहीं काम होता है। आपके देश के प्रधानमंत्री को पूछिए, के मुद्दे पर आपकी सरकार है, के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार है। मनोज जी, 3 तलाक के मुद्दे पर 370 में तलाक के मुद्दे पर आपकी सरकार है। जम्मू कश्मीर में किसने बदला बताइए? क्यों सैनिक मर रहे हैं? क्यों सैनिक शहीद हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 3 तलाक के लोग ले रहे हैं। अरे पहली बार मेरी बात सुनिए, आप पाकिस्तान से दोस्ती क्यों कर रहे हैं? सैफुद्दीन सोच किसके आपकी सोच क्यों हल्की हो गई? सैफुद्दीन सोच किसे सांसद है? याकूब मेमन, हमारे सैनिक रोज शहीद हो रहे हैं। याकूब मेमन की जुबान क्यों चुप है? याकूब मेमन की फांसी के ऊपर शशि थरूर ने प्रश्न लगाया, कौन के नेता है वो? हमारे नेता है। आप याकूब मेमन को फांसी, आपकी सरकार मुफ्ती मोहम्मद सईद की क्यों चुप है आपके साथ? कन्हैया कुमार को देशभक्त किसने कहा? कन्हैया कुमार को देशभक्त किसने कहा? आप कन्हैया कुमार हमारी पार्टी का आदमी नहीं है। भगत सिंह ने कहा, कोई भगत सिंह ने तुलना किसने करी उसकी? आप ये देखिए थरूर ने करी कि आप कश्मीर के भारत के मामले में क्यों चुप रहे? आपकी सरकार है, भारत हमारा जवान शहीद हो रहा है। राहुल गांधी हमारे जवान के सिर काट के गांधी प्रधानमंत्री चुप बैठा है। मनोज जी, आपके लिए है। मेरा सवाल सुने, दोनों चुप रहिए एक बार। आप लोग ऐसे उलझ रहे हैं, आप मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे? या तो दोनों के पास में सामान नहीं है, आप बोलना नहीं चाहते हैं, क्यों ऐसे उलझ रहे हैं? समझ से बाहर है। मेरा जो सवाल है उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो, सीधे सीधे दोनों आप आपस में भिड़ना शुरू कर रहे हो। मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है, सीधा सीधा बात करिए। आपने कहा सिविल कॉमन कोड, बिल्कुल ये बीजेपी के एजेंडे में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम मंदिर आपके एजेंडे में होना चाहिए, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल अमित जी ये करना चाहूंगा आपका कि राम मंदिर का मुद्दा और कॉमन सिविल कोड को लेकर के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन समय के साथ पलटी बहुत जल्दी खाते हैं कि नहीं, ऐसा हमने मैनिफेस्टो में नहीं जिक्र किया है, ऐसा हमने किया हमारे एजेंडे में, लेकिन हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, समय देखेंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, बीजेपी के कभी किसी प्रवक्ता ने ऐसा नहीं कहा। रिकॉर्ड दिखवा सकता हूँ यूट्यूब पर, मैं आपको कह रहा हूँ, दिखवा सकता हूँ। मैनिफेस्टो के लिए आपको, अरे राम मंदिर हमारे एजेंडे में है, हमारे मैनिफेस्टो में है और वही बनेगा।
एक सेकंड, आप सुनने के मत रख रहे हैं, पहले सुनिए। अरे तो मैं आप कुछ नहीं बता रहे। प्रकाश जावड़ेकर की बाइट यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि हमारे हम एजेंडे हम कह रहे हैं, तो मेरे सवाल तो समझिए। मैं कह रहा हूं कि समय के साथ आप लोग पलटी क्यों खाते हैं, मैं सिर्फ वो जानना चाह रहा हूं। आपको लगता है कि अभी कहने का वक्त है राम मंदिर के मुद्दे पे, तो कहना चाहिए। आपको लगता है कि अब नहीं कहना चाहिए, तो नहीं कहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, राम मंदिर या तो आप स्टैंड रखिए कि जो होगा हम बनाना। मेरी बात सुनिए, राम मंदिर को लेके अगर किसी एक पार्टी का निश्चित क्लियर स्टैंड, अरे राम मंदिर का ताला स्वर्गीय राजीव गांधी जी के टाइम में खुला था। राजीव गांधी जी को आप नहीं मानिए। अगर कोई राम मंदिर के मामले में सबसे अच्छी और बड़ी पहल हुई, वो स्वर्गीय श्याम सुंदर शर्मा जी, राजीव गांधी जी ने पूजन आपने तो रामलला के नाम पे सत्ता ली, चलो कुछ नहीं किया। मनोज जी एक बार रुकिए, और भी अपने पास में गेस्ट हैं। श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक बड़ा मुद्दा निकल करके आया है कि हिंदू धर्म हम सम्मान करते हैं, हम हिंदू, हमें गर्व है, लेकिन हिंदुत्व का जो मुद्दा है देश को खतरनाक, 3 लोगों ने बात कही है, हम ये चर्चा इस पे कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है कि जो लेखकों या फिर शशि थरूर हो कि हिंदुत्व का मुद्दा है, देश के लिए खतरनाक है, वो बांटना चाहता है? देखिए योगेंद्र जी, लिटरेचर फेस्टिवल में जिस प्रकार की आम धारणा अब केवल एक पार्टी विशेष के लिए तो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व किसी जाति विशेष या धर्म विशेष का नाम नहीं है, एक संप्रदाय है, और संप्रदाय के उसके आइडियोलॉजी भी हो सकते हैं, बिल्कुल उसमें हम सब जाति के लोग भी हो सकते हैं। तो इसको हिंदुत्व के मतलब कहना कि केवल कट्टरवादिता हो, वो सही नहीं है। तो मैं भी सुन रहा था, तो शशि थरूर ने कहा कि आरएसएस कहती है वो हिंदू नहीं होता। मतलब हिंदुत्व का हिंदू जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदुत्व माने, तो नहीं रहने वाला भी नहीं है कि हिंदुस्तान में रहने वाला है। हिंदुस्तान में मतलब अलग अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं, लेकिन जो हिंदू है वो हिंदू है, इसमें क्या है? भी मुस्लिम है वो मुस्लिम है। इसलिए ये कह देना कि हम किसी विशेष रूप से लोगों को ही हिंदू मानेंगे, वो नहीं होता। मतलब कोई भी एक संप्रदाय की कोई भी अनुयायी बन सकता है, और उसको हिंदुत्व के अंदर जो उनके वो चीजें हैं, अगर उसको मानता है और सही तरीके से चलता है तो वो हिंदू है। अब हिंदू को हम अलग तरह से कह देते हैं कि वो केवल हमारे देवी देवताओं को मानेगा या करेगा। वहाँ पर कोई भी तरीके से इबादत करने की अधिकार सब संविधान नहीं दे दिया। तो आपको किसी विशेष वर्ग को ये कह करके कि भाई ये तो हिंदुत्व वाले हैं, ये वो मुस्लिम वाले हैं, ये ऐसे, तो ये बहुत व्यापकता को लेकर के, क्योंकि लेखक और साहित्य किसी भी एक चीज में बंधना नहीं चाहता, वो खुल करके बात करना चाहता है। तो वो खुल करके बात की गई है। तो हम राजनीतिक पार्टियों से अलग हट करके आम व्यक्ति को लेकर के सोच को सामने रखें कि आखिर हिंदुत्व है क्या, हिंदुत्व को मान करके किस प्रकार की प्रेरणा चलनी चाहिए, किस प्रकार की बात। वो हिंदू नदी वो थी, उसके किनारे बसने वाले लोग सब वही कहलाए। तो ऐसी स्थिति में आज हम केवल लोगों को राजनीतिक तौर पर बांटने का प्रयास करें, ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए हमको स्वाधीन हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसको मानते हुए अगर कोई पालना करता है तो उसको हिंदुत्व का दर्जा दिया जाना चाहिए। जी, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, लेकिन इसको क्या राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी है, उसी तरह से धर्म अपनाने, धर्म को मानने की हमारी आजादी है। आप मस्जिद में जाकर के आप मत्था टेकें, आप गुरुद्वारा में जाकर के मत्था टेकें, आप भगवान की पूजा करें, आप गिरजाघर में जाकर के, एक फ्रीडम है ये। तो हमें क्या वास्तव में सिर्फ महज इस वजह से उसे बांधना चाहिए एक पॉलिटिकल इश्यू बनाने के लिए? क्योंकि बहस में हमारी बात ये आ रही थी कि इस तरह के एजेंडे हैं, बड़े ही ये कहूंगा कि नाजुक ये एजेंडे होते हैं, इसे बहुत ज्यादा अपने उसमें क्षेत्र में बांध करके नहीं रखना चाहिए। जो बहस चल रही है, चाहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चले विवादों के साथ, अच्छी खुशियों के साथ, सेलिब्रेशन के साथ खत्म हुआ होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी छोड़ करके चला गया है जो मुझे लगता है कि या तो दिखाई दे रहा है सबको, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आने की कोशिश की गई है। बात हिंदुत्व की जो की जा रही है, हिंदू और हिंदुत्व जो मैं समझ पा रहा हूं कि हिंदू बिल्कुल एक अपना एक धर्म मानने की आपकी एक आजादी है, लेकिन हिंदुत्व का जो मुद्दा लेकर के आए, नयन तारा सहगल हो, चाहे पवन वर्मा हो या फिर शशि थरूर हो,
आज सचिन पायलट की मौजूदगी में, सचिन पायलट और ज्योति किरण की मौजूदगी में भी यह मामला वापस सामने आया था। तो ये कि आने वाले दिनों में एक पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है? देखिए, पॉलिटिकल इशू तो क्योंकि वोटों की राजनीति जहां आती है और जहां तादाद ज्यादा होती है उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश होती है। ये तो हमेशा से आरएसएस और भाजपा कोशिश करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी अपनी आइडियोलॉजी पुरानी चेंज की है। आप उसका स्वागत कर रहे हैं अमित गोयल अभी कि चलिए आप लोग समझ तो रहे हैं इस बात को। गुजरात चुनाव में जिस प्रकार की प्रवृत्ति कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से दिखाई गई, उसे स्पष्ट लग रहा था कि अब आने वाले टाइम में वो जिस प्रकार से मुस्लिम की तरफ झुकती थी, मुस्लिम बादशाह को अपनाती थी, उसको छोड़ रही है। तो जान रहे हैं कि जब चले मेरा एक लेकिन छोटा सा सवाल है, समय कम है, मैं एक बात जानना चाहूंगा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, अगर आपने जैसे एक जिक्र किया कि एक तुष्टीकरण की नीति अपना रही थी, जिसका जिक्र अक्सर होता है कांग्रेस उस वक्त, साहबानो केस का भी जिक्र किया जाता है, जिसका अभी भी आया कि राजीव गांधी अध्यादेश लेके आए महज इस वजह से कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। अगर ये सब जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं मुल्क को उठाना पड़ता है, कोई हो, चाहे वो आप प्रो अगर क्रिश्चियन चले जाएंगे, प्रो हिंदू चले जाएंगे, प्रो मुस्लिम चले जाएंगे, तो ये राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि देश के साथ हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं। देखिए कि राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो भूल जाती है देश को। वो कोशिश करती है कि मैं किस प्रकार से शासन में आऊं, कोई भी हथकंडे अपनाना पड़े। उसका परिणाम आपने देखा, देश भुगतता है, आम व्यक्ति भुगतता है। तो ऐसी स्थिति में ये तो बात सही कही जा सकती है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को धर्म से जोड़ा, जाति के साथ में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जाति और धर्म के साथ, दोनों के साथ जोड़ा जाता है। उसका परिणाम हम देखने को हमारे सामने मिलता है कि जातिगत आधार पर ही प्रत्याशी चुना जाता है, प्रत्याशी का टिकट उसी जगह फाइनल होता है। तो सारी चीजें देश के प्रति समर्पित भाव होना आवश्यक है, और हिंदुत्व की भावना किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। दोनों पार्टियों को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए इसको उपयोग। तो चलो लबो अब यही है कि बेशक फेस्टिवल में क्या हुआ, किसकी क्या अभिव्यक्ति की का स्तर क्या रहा, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ हिंदू धर्म वो धर्म है जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि किसी पे थोपा नहीं जाता है, एक संस्कृति का पार्ट है। उसे जो जैसे जैसे मानता है, चाहे हिंदू धर्म माने, कोई मुस्लिम माने, या फिर जो धर्म उसको लगता है, उसी तरह से हमारे मुल्क का सौहार्द इसी तरह का रहा है। लेकिन महज केवल वोट की राजनीति के लिए अगर हम डाइवर्ट होने की कोशिश करें, चाहे तुष्टीकरण की बात हो, तो मुझे लगता है कि वो देश के हक में नहीं है। जैसे हमारा देश जिस सौहार्दपूर्ण माहौल में चल रहा है, 36 कौम कई धर्मों के साथ में, उसे उसी तरह से रहने देना चाहिए। महज एक अभिव्यक्ति के नाम पे भी अगर हम वाहवाही बटोरने की कोशिश करें या सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है वो भी उचित नहीं है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम दूसरे मुद्दे पर लौटेंगे। हम बात करेंगे राजस्थान में एक विधानसभा और 2 लोकसभा सीट के लिए मतदान संपन्न हो गया है, और संपन्न के साथ ही राजनीतिक दलों ने दावा किया है कि हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे थे हम ब्रेक से पहले हिंदुत्व के मुद्दा जो जेएलएफ में निकल करके आया था। अब हम बात करेंगे राजस्थान में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट के लिए मतदान हो गया है, और मतदान काफी पॉजिटिव कहा जा सकता है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन कुछ जगह पे लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया। अलवर और अजमेर दोनों जगह, केकड़ी के पास मंडा गांव वहां पे भी, और एक शाजापुर के पास, दोनों जगह मतदान का बहिष्कार किया है। लोगों का कहना था कि हमने प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन कोई समझ हमें पूछने भी नहीं आया और न ही हमारी समस्या का कोई सॉल्व करने आया। खैर चले, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपको मतदान करना चाहिए, आपके मत की ताकत है, उसे आपको पहचानना चाहिए। वक्त मिलता है जिसमें उसका उपयोग करना चाहिए। चले, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस बात का दावा किया है कि सीट हम निकाल रहे हैं। एक बार हम आपको मजमून दिखाएंगे एजेंडे का, और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट जो हमारे साथ बने हुए हैं उनके साथ हम जुड़ेंगे। राजस्थान में अलवर, अजमेर लोकसभा सीट और भिलवाड़ा की मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर आज मतदान हुआ। इन चुनावों में खास बात यह कि देश में पहली बार दोनों लोकसभा सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर प्रत्याशियों के नाम के साथ उनकी फोटो भी लगाई गई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट के निधन के कारण रिक्त हुई अजमेर संसदीय सीट पर 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं महंत चांदनाथ के निधन के कारण खाली हुई अलवर संसदीय सीट पर 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं विधायक कीर्ति कुमारी की मौत के कारण खाली हुई मांडरगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विवेक धाकड़ और भाजपा के शक्ति सिंह सहित 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अब मतगणना 1 फरवरी को होगी। उपचुनाव के लिए हुए मतदान के दौरान कुछ जगहों पर चुनाव का बहिष्कार भी किया गया। अजमेर विधानसभा के केकड़ी के मंडा में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और मतदान का बहिष्कार किया, तो वहीं अलवर के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गूगलकोटा गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजे, किसान क्रेडिट कार्ड और उद्योगों के लिए जमीन लेने के बाद भी मुआवजा नहीं देने के मुद्दे पर मतदान का बहिष्कार किया गया। ये उपचुनाव जहां कांग्रेस के लिए खोई हुई सियासी जमीन पाने का मौका है, वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए ये चुनाव सेमीफाइनल से कम नहीं है। ये उपचुनाव जहां कांग्रेस के लिए खोई हुई सियासी जमीन पाने का एक मौका है, वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए ये चुनाव सेमीफाइनल से कम नहीं, क्योंकि राज्य में इसी साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इन्हीं चुनावों से पता चल सकेगा कि जनता का मूड आखिर है क्या। लिहाजा दोनों ही पार्टियों की ओर से जमकर चुनाव प्रचार भी किया गया और माना यह भी जा रहा है कि इन उपचुनावों पर पद्मावत विवाद का असर भी दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। चलिए, आपने देखा बड़े उत्साह के साथ में ये चेहरे आपको दिख रहे हैं जो क्यू में लगे हुए हैं। आपने हमारे फुटेज में देखा, काफी सुबह से ही उत्साह देखा गया और ये उत्साह वही है कि लोकतंत्र को हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उस पर्व को। मनोज जी और अमित जी दोनों से मैं जानना चाहूंगा। मनोज जी, अभी सचिन पायलट ने दावा किया है कि तीनों सीट हम जीतेंगे। 1 तारीख को चुनाव परिणाम साफ बताएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की है, लेकिन कुछ जगह से यह भी जानकारी आ रही है कि कहीं कांग्रेस को भीतरी घात का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए योगेंद्र जी, ये जो चुनाव था ये दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि 7 महीने पश्चात राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने आगाज हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव का एक ही नारा था, 1 तीर से 3 शिकार, वसुंधरा प्रणामी भाजपा सरकार। क्योंकि मतदाता को मत डालने का मौका मिला है इन तीनों का, वसुंधरा जी का घमंड, प्रदेशाध्यक्ष प्रणामी जी का बड़बोलापन और भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार और 4 वर्ष का कुशासन। इसका अंत करने का वीवीपैट पे मौका मिला है। उन्होंने हाथ के निशान पे बटन दबाया, इस सरकार को सबक सिखाने का मन बना लिया था इस बार। और 4 साल में जो सरकार विकास कराने में असफल रही, खाली भाषणबाजी में रही और सरकार जातियों धर्म मजहब में लोगों को बांटती रही। क्योंकि एक मुख्यमंत्री जाकर उन विधानसभा क्षेत्रों में और अपने विकास कार्यों को गिनाने के बजाय जाति विशेष के लोगों से अलग से मिलना पसंद कर रही थी, तो ये चीज शो कर रही थी सरकार के पास 4 वर्ष में अपने गिनाने के लिए कुछ भी नहीं था। और व्यापारी वर्ग, अन्य वर्गों को दबाना, उसका बेनिफिट मिला आपको? उसका बेनिफिट मिला आपको? निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान गया है और कांग्रेस को जनता ने मन बना लिया था। हम लोग जहां भी गए, सभाएं, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, रोड शो कामयाब हुए। पायलट साहब, गहलोत साहब, सीपी जोशी जी, जनार्दन द्विवेदी जी, सभी जगह हमारे प्रमुख नेता, जितने भी हमारे स्टार प्रचारक थे वो लोग रहे। अब भाजपा की हार वहीं हो गई थी जहां उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों में 40 की लिस्ट में 2 प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का नाम डाल दिया था। क्योंकि उन्हें शुरू से ही डर था कि ये अगर हम स्टार प्रचारक नहीं बनाएंगे तो ये तकलीफ यहां पे तीनों सीटों पे। मनोज जी, जो चले सिर्फ एक आप यही आधार बना रहे हैं कि पार्टी में बौखलाहट थी, नरेंद्र मोदी अमित शाह को बुलाने की वजह से पाट सकते थे, लेकिन वो ना आए और चुनाव भी यहाँ के स्थानीय नेताओं ने लड़ा, अपने इनके वर्कर्स ने लड़ा, तो अब तो मान सकते हैं कि उनकी भी मजबूती रही होगी। देखिए, केंद्र के मंत्री इनके सारे आए, विजय गोयल जी आए, चौधरी साहब थे, गजेंद्र जी थे, सभी ने प्रचार किया। ऐसा नहीं है कि केंद्र के मंत्रियों ने यहां राजस्थान में प्रचार नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो 4 वर्ष का भाजपा का कुशासन था, जिसके खिलाफ जनता थी। वसुंधरा जी जहां भी गई उनके खिलाफत हुई और उसका ही परिणाम रहा कि वसुंधरा जी को शुरू में चुनाव को लेट करवा कर, चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करके लेट हुए चुनाव। ये चुनाव गुजरात चुनाव के साथ होने थे, जो कि 1 माह पश्चात किए गए ताकि कि कुछ व्यवस्था को सही किया जाए, सुचारू
किया जाए। और वसुंधरा जी जा जाके वहां पे आप ये देखिए, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन कृपलानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे कर दी। 3 बजे चुनाव की घोषणा होने के बाद में 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि हम सरकारी जमीनों के पट्टे देंगे, उनको नियमित करेंगे। ये सब चीजें सरकार की डर भय थी और प्रशासन ने भयंकर इसमें गड़बड़ी की है। प्रशासन की पूरी इन्होंने हेल्प ली, अधिकारियों की हेल्प ली। चलिए, लेकिन भरोसा है कि प्रशासन पे आरोप लगा, प्रशासन ने इनकी हर जगह इनको। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये प्रशासन बेचारा वो एक मैं कहूंगा कि राजनीतिक दलों का ऐसा एक क्या कह सकता हूं कि एक नाम है जिस पे प्रतिपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष के अगर सीट पे कहीं किसी को ऐसा लगता है कि हमारे साथ अब और क्या कह सकते हैं, तो एक प्रशासन के खिलाफ, उसके खिलाफ बिल्कुल इस तरह के बयान आते। पहले मर्तबा ये नहीं सुन रहे हैं। जब आप सत्ता में थे तो बीजेपी कहती थी कि सत्ता का जम करके दुरुपयोग हुआ है। तो ये तो मुझे लगता है कि चले मतदाता के कोई बहुत ज्यादा गले उतरने वाली बात नहीं है। प्रशासन अपना काम करता है, मतदाता बहुत ही स्मार्ट है इस देश का, केवल राजस्थान का नहीं, वो जानता है कि हमें कैसे अपने मत का प्रयोग करना है। अमित जी, आपके पास में आना चाहूंगा। दावा किया है अशोक परनामी ने कि हम तीनों सीट जीत रहे हैं। अभी आपने आरोप सुने, जो आधार बताया कांग्रेस ने कि हम इस आधार से जीत रहे हैं। देखिए, जो सचिन पायलट का स्टेटमेंट था 3 सीट जीतने के बारे में, उसके बारे में इतना ही कहूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कांग्रेस तो ये चुनाव लड़ने से पहले ही हार गई थी। आप ये देखिए, सचिन पायलट हो, सीपी जोशी हो, भंवर जितेंद्र सिंह, तीनों ने इस चुनाव से पैर पीछे कर लिए। कांग्रेस को पता था कि आज भाजपा के विकास के एजेंडे के आगे हम कहीं नहीं टिक रहे। दूसरा, कांग्रेस को निश्चित रूप से भीतराघात खतरा भी था। इनके 3 नेता तीनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की बौखलाहट थी, उसी का परिणाम था। कांग्रेस ने अपने सारे कैंडिडेट चेंज करे। एक विवेक धाकड़ को छोड़ दें तो सचिन पायलट भी पहले केंद्रीय मंत्री थे और भंवर जितेंद्र सिंह भी केंद्रीय मंत्री थे। दूसरी बात, उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पूरे भारत में, पूरे विश्व में पता है कि कांग्रेस का जो यूपीए 2 का और यूपीए 1 का शासन था, वो भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। भ्रष्टाचार की बात करें, पूरे देश में प्रतीक रूप से जाना जाता है। आप प्रदेश की बात कीजिए, आप मैं जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने अच्छा शासन किया होता तो क्या आप 21 पर आ गए होते? जनता ने आपको पूरी तरह नकार दिया। 5 बाई इलेक्शन हुए राजस्थान में, 3 इलेक्शन हुए हैं, तो मनोवैज्ञानिक रूप से चुनाव तो हम पहले ही जीत गए थे और कांग्रेस हार गई थी। दूसरी बात, सरकार की उन्होंने बात करी है। अगर बात किया पहली बार ग्रामीण, अब गांवों की बात करते हैं। सबसे पहले जो आप गांव गरीब किसान की बात करते हैं, सबसे पहले गांवों की बात से मैं शुरू करता हूं। पहली बार गांवों के अंदर ग्रामीण गौरव पथ बने, पक्की सड़कें गांव के लोगों ने देखी है। मेरी बात पूरी, आप किसान की बात करते हैं। पहली बार देश में किसान को यूरिया और खाद के लाइन में लगना पड़ा। डीएपी की रेटें कम हुई, बीज की रेटें कम हुई, 50% फसल के खराब होने में मुआवजा मिलता है, 33% भी मिला। सरकार ने जो इंश्योरेंस के पैसे, सरकार ने 90% सरकार ने इंश्योरेंस का भुगतान किया। भीतरघात का खतरा है बीजेपी को? किसी भी सूरत में नहीं। हमारी पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है और निश्चित रूप से इन तीनों चुनावों में कांग्रेस की करारी पराजय होगी। आप इस 2 दिन बाद आप फिर चैनल पे हम बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप ये बिल्कुल इस कांग्रेस के लिए सपने जैसा ही है। और मैं आपको कह रहा हूं 10 महीने बाद जब चुनाव होंगे, भाजपा की फिर सरकार बनेगी। कांग्रेस किसी से मुखालते में नहीं है। 3 चुनाव से आपको मैं वापस आपके पास। श्याम सुंदर जी हमारे पास में। श्याम जी, ये जो 3 इलेक्शन है, क्या इसे हम सत्ता का सेमीफाइनल मान के चल सकते हैं? अगर ये रिजल्ट जिस भी पार्टी के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का मिशन 180 प्लस 180 प्लस लेकर के चल रही है बीजेपी, और कांग्रेस अपने वापसी की कोशिश करेगी कि हम सत्ता में वापस आए। तो क्या ये मान सकते हैं कि ये इलेक्शन काफी कुछ एक कह देंगे कि हम आपको एक सिग्नल देंगे कि हाँ बिल्कुल किस दिशा में प्रदेश की राजनीति जा रही है? बीजेपी के विकास के दावे को खारिज करती है या फिर कांग्रेस के उस ठप्पे को लगाती है जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करता है? क्या इससे मान सकते हैं कि अगर रिजल्ट जो भी आएंगे उससे? देखिए योगेंद्र जी, ये तो कहा जा सकता है कि आज का चुनाव, क्योंकि सुबह से मैं भी देख रहा था, अब ये बार बार कहते हैं कि हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस क्या कहती है, लेकिन आज पूरी तरह से जातिगत आधार पर चुनावों की विकास कौन रहा पूरे चुनाव में दोनों पार्टियों की तरफ से? जातिगत मतों को किस प्रकार से वोट डलाए जाए, इस पे सक्रियता सुबह से दिख रही थी। आप देखिएगा कि अब बार बार सचिन पायलट की बात करी। सचिन पायलट आज चुनाव में मत देने के अधिकार, जो कि अजमेर में कहते थे मैं अजमेर का हूं, तो आज नहीं दिखाने कहीं। वो अजमेर के मतदाता की जगह आदर्श नगर के मतदाता बने। अब आप देखिएगा कि सबसे पहले बीजेपी के जो सांसद हैं भूपेंद्र यादव,
उसने वोट डाला, वोट डालने के। तो एक अलग राजनीतिकरण, अलग अलग तरह की बातें हो रही है। सारी बातों को लेकर मुस्लिम वोट कैसे मिले, कांग्रेस ने किया, राजभर को बुलाया, नेहा फिल्म उसको बुला करके नगमा को, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि आज ना भाजपा जीतेगी ना कांग्रेस जीतेगी, यहाँ जातिवाद जीतेगा। चाहे भले अलवर में ले लीजिएगा, चाहे अजमेर में ले लीजिएगा, दोनों जगह राजनीतिकरण बिल्कुल अलग तरह से किसी भी कीमत पे हमको चुनाव जीतना है। क्योंकि ये चुनाव उम्मीदवारों के बीच में नहीं था, ये तो उम्मीदवार के बजाय सचिन पायलट अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, और वसुंधरा जी अपने भविष्य के फल, दोनों के राजनीतिक भविष्य का जी परिणाम, ये जो 1 तारीख को जो परिणाम। छोटा सा एक सवाल है श्याम जी मेरा आपसे कि 17 विधानसभा के मतदाताओं ने पार्टिसिपेट किया, 2 लोकसभा, 1 लोकसभा में 8 विधानसभा होती हैं, 16 विधानसभा ये होती हैं और 1 मंडलगढ़। क्या इसे सत्ता का सेमीफाइनल मान सकते हैं, जो नवंबर में हमारे यहाँ पे इलेक्शन होगा, नवंबर या दिसंबर में आप मान के चलिए? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव का परिणाम आने वाला विधानसभा को दिशा तो प्रदान करेगा जी, ये तो बताने का प्रयास करेगा कि किसकी मजबूत स्थिति है, किसकी नहीं है जी। वो पोल तो सामने खुलेगी सामने। अब देखिए 42 उम्मीदवार खड़े किए गए, अब अजमेर में ही 23 उम्मीदवार खड़े किए गए, वहां 9 तो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए गए। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जीत कैसे हो, सत्ताधारी पार्टी ने इसका उपयोग किया वहां पर। आप देखिएगा किस तरह से किया, कैसे? देखिए 9 उम्मीदवार मुस्लिम खड़े किए। नहीं, लेकिन देखिए मैं श्याम जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है, मैं यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि 9 कैंडिडेट जो हैं, देखिए प्रत्याशी सब विवेक से लड़ते हैं, बाकायदा उन्हें देना पड़ता है कि बिल्कुल स्वास्थ्य मानसिकता के साथ में अब ये फॉर्म में भर रहा हूं, तो कोई किसी के प्रेशर में चुनाव लड़ता है तो मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र को धोखा दे रहा है। कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन लड़ने वालों को देखना होगा। ये तो देखिएगा कि एक अमुक विधानसभा क्षेत्र में कैसे प्रभावी यह व्यक्ति है, मुस्लिम कैंडिडेट, उसको खड़ा किया गया, बाकायदा उनको बताया गया कि आपको इस विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाना ही नहीं है। आपने गुर्जर मतदाता, गुर्जरों को शाम जी आपकी बात बिल्कुल सहमत नाम नहीं हूं, दे सकता हूं मैं आपको बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस तरह के आरोप आपको नहीं लगाना चाहिए। बात तो आप भारत के अमित जी आप बताऊंगा, अगर आप मेरे को मैं बता दूंगा आपको कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस व्यक्ति को क्यों खड़ा किया गया। चलिए फिलहाल हम चाहे जाए, एक बार क्योंकि ये जो बात है, ये विधानसभा जब मतदान होता है उससे पहले मुझे लगता है कि रोचकता रखती। अब हम केवल इस पे आना चाहेंगे कि क्या वास्तव में आपने पूरा तीनों जगह का चुनाव देखा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही। देखिए कांग्रेस के पास में ना खोने को है ना कोई बोलने का कुछ था, सिर्फ सरकार की कमियां। और केवल कांग्रेस की बात नहीं है, प्रतिपक्ष कहीं पे भी हो, कोई भी पार्टी हो, वो जब सत्ता में नहीं रहती है तो सिर्फ आरोप लगा सकती है। विकास का मुद्दा पूरे चुनाव में कहीं दिखाई दे रहा था आपको कि विकास के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं? देखिएगा कि आज भी चुनाव में मोदी फैक्टर फिर एक बार खुल करके सामने आया जी। अब बीजेपी मजबूरी में कहा कि मोदी को वोट दीजिएगा। हम बार बार देख रहे थे, वसुंधरा जी का नाम ज्यादा चर्चा में नहीं आ पाया। वसुंधरा जी प्रचार स्टारक रही, सारी जगह की कमान उन्होंने संभाली। अलवर में उन्होंने ध्यान कम दिया, बल्कि अजमेर में जिस प्रकार से हर बार वो जाती थी, लेकिन रामबान तो फिर भी नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि अब बाद में कहना पड़ा कि मोदी जी के नाम पर हम वोट मांगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पर मोदी को करेगा जी। क्योंकि यहाँ एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे, क्योंकि देखिए अलवर की जो सीटें है 2,82,000 या 50,000, ये मान के चलिए लगभग 2.25 के आसपास जीती थी। 2 लाख और 1,72,000 से अजमेर सीट जीती थी बीजेपी ने। इस चुनाव में मोदी साहब के कद का भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकेगा? अगर दोनों सीट बीजेपी जीत करके जाती है तो मानना चाहिए हमें कि बिल्कुल मोदी का जादू बरकरार है, और अगर लूज करती है बीजेपी तो एक सवाल उठेंगे कि मोदी के जादू पे भी असर पड़ रहा है। देखिए ये तो बात सही है कि जो पहले स्थितियां थी वो मोदी वाली स्थिति चुनाव में देखने को तो मिली, लेकिन जो प्रकार से मोदी के नाम पर एक तरफा वोट पड़े थे वो इस बार नहीं मिला। लेकिन इस बार मुस्लिम मतदाता जो महिलाएं और युवतियां हैं, उन्होंने कुछ तोड़ मोदी ने टेबल तलाक वाला जो मतलब उसको भुनाया जा सकता है, बीजेपी भुनाया बाकायदा उसमें हो रहा था। लेकिन अलवर में क्योंकि मुख्यमंत्री जी बड़ी एक एक चीजों को परख रही थी और इनके उम्मीदवार का चयन लेट हो पाया, वहां पर सीधी तौर पे यादवों के वोट में ये हो गया कि एक तो। लेकिन मेरा एक सवाल है श्याम जी, देखिए आपने एक बात कही थोड़ी देर पहले कि वसुंधरा राजे के भविष्य का भी फैसला होगा कि 2018 में जो चुनाव लड़ेंगे किस दिशा में चुनाव जाएगा। लेकिन जब जो भविष्य वसुंधरा राजे का तय होना है तो
पार्टी की कमान और पार्टी ने खुल करके उन्हें चुनाव लड़ने का मौका भी दिया है। और ये एक रणनीति का हिस्सा होता है कि आप कैंडिडेट कब उतार रहे हैं, किसे प्रत्याशी बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये तो एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी कहा जाना चाहिए, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे सचिन पायलट हो। जब आपकी जवाबदेही आप ही की है तो ये तय भी आप ही करेंगे कि वास्तव में आपको चुनाव किस दिशा से लड़ना है। देखिए, जब 2015 में प्रधानमंत्री आए थे उस वक्त मुख्यमंत्री की जिस प्रकार से तारीफ और जिस प्रकार की जिम्मेदारी देने का खुलेआम प्रयास किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री अपने आप को स्थापित करने में कामयाब रही। उसके बाद सक्रियता भी बढ़ी चुनाव में। पहले 3 महीने तक उनके पास स्थितियां ठीक नहीं थी। वो नहीं, लेकिन शाम जी सक्रियता पे देखिए सवाल खड़ा नहीं कर सकते वसुंधरा राजे के। सवाल ये है कि क्योंकि देखिए तीनों जगह पे जो जा रही थी वो मीटिंगें ली उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में, वो ये नहीं कह पा रही थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे ही रिफाइनरी का आपके सामने यहाँ पर कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया और उनका कि वसुंधरा जी को और आगे के काम करने, आगे विकास तक, आगे तक ले जाना राजस्थान को, तो उनका मनोबल बढ़ा। और उसके बाद कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब तो हमको जीतना ही है, और कोशिश की गई। अब परिणाम तो कोशिश, क्योंकि उन्होंने सरकार का सदुपयोग किया, सरकार का 100% अब दुरुपयोग का तो आरोप तो कांग्रेस लगा रही है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार का सदुपयोग सत्ताधारी पार्टी ने किया चुनाव में, और उसका परिणाम कुछ हद तक मिलेगा भी सामने। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। मनोज जी, आपने सुना भी श्याम जी को, कांग्रेस के पास में भी केवल हमले करने के बजाय खुद की जो उपलब्धियां थी सरकार की, वो बहुत कम आपके नेताओं की जुबान पे रही कि चले अशोक गहलोत ने उस वक्त की योजनाएं जो लागू की होंगी, आपकी केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां रही होंगी। वोट का जो आधार रहा केवल ये रहा कि सरकार के जो फेलियर पॉइंट्स हैं, हालांकि हमेशा हम यही देखते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास अगर अपनी उपलब्धियां हैं तो आधार वो भी बनाना चाहिए। देखिए, इन्होंने जो स्वराज संकल्प यात्रा में जो बड़े बड़े वादे किए उसमें से ये 1/4 भी पूरे नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी जो फेलियरनेस रही इस गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। युवा इनसे सख्त नाराज थे। 15 लाख नौकरियों का इन्होंने वादा किया, ये अपने नौकरियों के वादे पे 100% फेल रहे। और विकास का इनका मुद्दा बिल्कुल गौण रहा। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, महंगाई। महंगाई इस समय इसलिए रही कि पेट्रोल डीजल के भाव 80 रुपए और 70 रुपए डीजल के आज तक के इतिहास में किसी गवर्नमेंट के टाइम में नहीं रहे। हमारे टाइम में $120 प्रति बैरल क्रूड होने के बावजूद हमारे यहाँ 72 रुपए पेट्रोल मिल रहा था, 60 रुपए डीजल मिल रहा था। इस सरकार ने $70 पे 80 रुपए पेट्रोल पहुंचा दिया। मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं एक बात, किसान, विद्यार्थी, व्यापारी, हर आदमी नाराज था इस सरकार। चलिए जो आपको एक मैं छोटा सा, कि बीच में मैं अमित गोयल के पास में जाना चाह रहा था, मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। क्या कांग्रेस ने वास्तव में जो मुद्दे अभी बता रहे हैं मनोज मुदगल साहब, बेरोजगारी, महंगाई, कांग्रेस ने अपनी तरफ से इन्हें भुनाने की कोशिश की है, या बस जो रेट देख रहे हैं आप वो कर रहे हैं उसके लिए? क्योंकि पब्लिक के बीच आप जा रहे हैं, आपने कोई बंद किया हो, कुछ ऐसा कुछ किया हो। एक बात, सिलेंडर की एक रैली जरूर कांग्रेस ने निकाली थी अजमेर के अंदर, तो ये क्रेडिट दे सकते हैं कि मतदाता के जहन में ये छाप छोड़ने की कोशिश की कांग्रेस ने कि बेरोजगारी है, सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी है, या फिर कहें कि जो फ्यूल रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है उनमें। कांग्रेस ये कुछ कर पाई है इसमें? देखिए कि सचिन पायलट में कुछ स्थितियां कहने का प्रयास तो किया। हाँ, अशोक गहलोत ने भी एक आध मीटिंगों में कहने का प्रयास किया, लास्ट में रोड शो करते हुए अलवर चले गए। लेकिन वो इस मतदाता ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, मतदाता को इतना, क्योंकि उसको पता था कि स्थिति जो आज है वो, देखिए कुछ तो कंट्रोल कई चीजों में हुआ, कुछ खुला मार्केट हो गया तो उसको ना रोक सकते ना कुछ कर सकते। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि मुद्दे तो बने, लेकिन उसको भुनाने कांग्रेस ने, जैसे कि अपोजिशन में बीजेपी की जो भूमिका होती थी महंगाई को लेकर के, कांग्रेस की वो भूमिका रही? देखिए कोशिश की कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से प्रचार प्रसार का मुद्दा इसको बनाना चाहिए था, नहीं बना पाई। चलिए अमित जी के पास में जाना चाहूंगा मैं एक बार। अमित, यहाँ आपने सुना अभी जो कुछ चीजें श्याम जी ने अभी कही, आप बीच में बोलना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री के लिए भी एक ये कहेंगे कि, और बात कोई नहीं है कि चलो जिस राज्य के मुख्यमंत्री वहां देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में उसकी दिशा तय होती हो, तो ये मान सकते हैं कि अगर दोनों सीटें जीतती है तो हमें लगता है कि जब भविष्य उन्हीं का तय होना तो उनको क्रेडिट भी जाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कुछ बात होती है तो ये पता लगेगा। खैर ये सवाल मेरा 1 तारीख को होगा, जो भी परिणाम आएंगे उस वक्त। लेकिन मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का सीधा आरोप आप पे ये है कि महंगाई आप नहीं रोक पाए, इस वजह से जनता ने वोट कास्ट किया है, बेरोजगारी आप नहीं रोक पाए। देखिए मैं आपको बता दूं, 163 सीटें राजस्थान में आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में आई थी।
25 लोकसभा की सीटें जब हमने प्राप्त की तो भी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का नेतृत्व था। उसके बाद में आज इसमें तो मोदी जी का हो गया। नहीं, नेतृत्व तो राजस्थान की बात मैं कर रहा हूँ। राजस्थान में मोदी जी को कहना शुरू कर दिया था आपने, मोदी जी को। चलिए, आप मोदी जी भी हमारे नेता है, पूरे देश के नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े नेता है मोदी जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कार्यशैली है, दोनों ने मिलकर काम किया और 163 और 25 लोकसभा सीटें आई। अब आप राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत काल्पनिक प्रश्न है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ दोनों सीटें हम जीतेंगे, पहली बात। दो के तीनों नहीं जीते? नहीं, दोनों लोकसभा की बात हो रही है, दोनों लोकसभा हम जीतेंगे। विधानसभा तो जीतनी है, लोकसभा दोनों जीतेंगे। इसके अलावा आप ये देखिए जो बार बार मुदगल भाई कह रहे हैं, मगर जितनी योजनाएं बार बार आपने मुझे बात पूरी नहीं करनी थी, गांव गरीब और किसान की बातें करते आए हैं बार बार। गांव और गरीब किसान के लिए जितना काम बीजेपी ने किया, मैंने किसान की बात आपको बोलने दीजिए, मैंने आप बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आपके बीच में। यूरिया की डिमांड कहीं नहीं रही, कोई लाइक नहीं लगी। किसान की बात कमेटी आपने किसान को बढ़ाया किसने? व्यापारी को मार दिया, अध्याय में मार दिया, अरे रोजगार को मार दिया, युवाओं को मार दिया, शासनकाल में हुआ गया बताइए आप। सब आपके खिलाफ साल में हुआ गया, आपके खिलाफ फार्म भरो, सिर्फ बेरोजगारों का भरा, आप लोगों ने भड़काने का काम किया है। मध्यम वर्ग से मजदूर किसान हरियाणा में आपने भड़काया, हर मध्य प्रदेश किसान को प्रदेश में आपने भड़काया, हरियाणा में आपने भड़काया, यहाँ भड़काने का प्रयास किया। जितना हमारी सरकार ने किसान के लिए काम किया, कांग्रेस गुजरात में 150 का आंकड़ा बताया आपने। 50 साल में कुछ काम किया है, 150 नहीं होती दावा करने वाली 500 अरब डॉलर 99 के आंकड़े में 500 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। आप बताइए 150 आ गए आप 500 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, कोई जनता नहीं माने। रोकना चाहूंगा, दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। तो हम बात कर रहे थे प्रदेश में 1 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट के लिए हुए मतदान के लिए। मतदान के दो बाद अपने अपने दावे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट दोनों लोकसभा सीट पे रही, लेकिन मांडलगढ़ में त्रिकोणीय संघर्ष रहा। गोपाल मालवीय, जिन्हें बागी कांग्रेस का बताया जा रहा था, लेकिन काफी वहां रोचक मुकाबला उन्होंने किया। खैर चले, फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि मांडलगढ़ के 8 और अलवर के 11 और अजमेर के 23 प्रत्याशियों की 42 टोटल जो 42 प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में पैक हो चुकी है। आपको मेरे को सबको इंतजार होगा 1 तारीख को आने वाले परिणाम का। दावे बेशक कुछ भी हों, लेकिन हकीकत जो मतदाता है उसने तय की है और जिसको हम 1 तारीख को रिजल्ट के रूप में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।